फ्रेंड्स, केशव गुप्ता। आज मैं जो वीडियो लाया हूं वह है दोस्तों अभिप्रेरणा पार्ट 2। दोस्तों, अभिप्रेरणा पार्ट 1 में मैंने आपको अभिप्रेरणा की अवधारणा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के नियम जैसी महत्वपूर्ण बातें बताई थी। और दोस्तों, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आज का है। और आज के अभिप्रेरणा पार्ट 2 में आपके लिए जो आज मैं टॉपिक्स लेकर आया हूँ वे दोस्तों देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे अभिप्रेरणा पार्ट 2 में, जो हर एग्जाम में यही से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखें, अभिप्रेरणा के प्रकार। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में वह है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभी तक आपने पढ़ा था अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अब आप पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। दूसरा, अभिप्रेरकों के प्रकार। अब इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि अभिप्रेरक क्या होते हैं, है ना। तीसरा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। आप देख लें, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है मैकलीलैंड, जो आपने नाम सुना होगा। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के प्रवर्तक कौन है? मैकलीलैंड। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, बहुत बड़ा नाम है ना। तो मैस्लो का आवश्यकता प्रेरणा सिद्धांत, ये भी आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट में अभिप्रेरणा की प्रकृति। यद्यपि इसके बारे में कुछ चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज फिर अभिप्रेरणा की प्रकृति के बारे में और बातें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये टॉपिक्स रहेंगे। और इनमें से पहला जो टॉपिक है वो क्या है? अभिप्रेरणा के प्रकार। ठीक है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो दोस्तों अभिप्रेरणा याद रखना, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो प्राकृतिक, या इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक अभिप्रेरणा को कहते हैं दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं इसी को? आंतरिक अभिप्रेरणा। प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा। और दूसरा है अप्राकृतिक या बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा। तो आप याद रखें, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक को कहते हैं आंतरिक और अप्राकृतिक को कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो पहली अभिप्रेरणा कौन सी है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा। क्या है? सीधा सा याद रखा, आंतरिक नाम दे दिया, है ना। जो अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर से पैदा हो, है ना, बालक के अंदर से पैदा हो। अर्थात यूं याद रखें आप, जब व्यक्ति या बालक किसी काम को स्वयं अपनी इच्छा से करे, दूसरों के दबाव में नहीं, दूसरों के प्रभाव में नहीं, या किसी पुरस्कार या दंड प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा काम करे जिस काम को करने से उस बालक को हार्दिक प्रसन्नता हो, उसे अच्छा लगे, है ना। तो उस समय वो बालक कौन से प्रेरणा से प्रेरित होता है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा से। 2 शब्द याद रखें, कौन कौन से? कि ऐसी अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित हो, जिसमें बालक स्वयं अपनी इच्छा से, अपने मन से कार्य करे, दूसरों के प्रभाव में आकर कार्य ना करे, है ना। और ऐसी अभिप्रेरणा जिसका कार्य करने से बालक को प्रसन्नता हो, खुशी हो, है ना, हार्दिक प्रसन्नता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? बड़ा सीधा सा है। अब आपसे पूछ लेते, जैसे पहले क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक बालक गणित के सवाल हल करता है, तो भाई वो गणित के सवाल हल क्यों कर रहा है? या हिंदी का कविता पाठ करता है, या चित्र बनाने लग जाता है, क्यों कर रहा है ये सब काम? क्योंकि इसमें उसकी प्राकृतिक या उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है ना। तो ये जैसे चिंता, ये उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। चिंता क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं चिंता क्या, कैसे अभिप्रेरणा है? तो चिंता एक स्वाभाविक प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा।
है ना। ऐसे मैंने उदाहरण दिए, गणित के सवाल हल करना, हिंदी का कविता, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, हिंदी का कविता पाठ करना, चित्र बनाना, मॉडल बनाना, सब क्या है दोस्तों, ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा है ना। तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा आप समझ गए। इसके बाद दूसरी अभिप्रेरणा आती है हमारी अप्राकृतिक। अप्राकृतिक या इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रेरणा। अप्राकृतिक या बाह्य अभिप्रेरणा, ये क्या है, अप्राकृतिक या बाह्य प्रेरणा, ये है दोस्तों, देखें उसका उल्टा कर दे प्राकृतिक का, बिल्कुल मत रटे। क्या करेंगे कि प्राकृतिक में तो बालक ने स्वयं अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से, अपने मन से कार्य किया, और बाहरी प्रेरणा में दूसरों की इच्छा के अनुसार जब बालक या व्यक्ति कोई कार्य करता है, दूसरों के प्रभाव में आकर, दूसरों के दबाव में आकर उसे कोई कार्य करना पड़ता है, तो कौन सी प्रेरणा हो जाती है, अप्राकृतिक या बाह्य प्रेरणा। जैसे एक शिक्षक ने कहा कि अभी इस सवाल को हल करके बताओ, शिक्षक ने कहा तो कौन सी, और वो वाला का सवाल हल करने लग गया, तो कौन सी प्रेरणा हो गई, बाहरी प्रेरणा, है ना। अब क्यों कर रहा है वो, शिक्षक के प्रभाव में आकर, क्योंकि शिक्षक या तो सवाल हल कर दिया तो उसे पुरस्कार देगा, अगर हल नहीं किया तो उसे दंड देगा, है ना। तो बाहरी प्रभाव आया, शिक्षक का दबाव आया, तो पुरस्कार प्राप्त करना, दंड प्राप्त करने की इच्छा या किसी की आज्ञा का पालन करना, ये सारी बातें किसमें आती हैं, अप्राकृतिक या बाहरी प्रेरणा। ठीक है दोस्तों, तो अप्राकृतिक और प्राकृतिक दो प्रकार की प्रेरणा होती है, आप याद रखना। लेकिन एक बात मैं साथ में बताता चलूं, और याद रखना, मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि अभिप्रेरणा हमेशा एक आंतरिक शक्ति है, चाहे उसके रूप दो हैं, प्राकृतिक मतलब आंतरिक और बाहरी, लेकिन वो पैदा तो कहां से होती है, कौन सी शक्ति के या कौन सी सत्ता के रूप में होती है, आंतरिक शक्ति के रूप में होती है। ठीक है, ये याद रखना खास तौर से। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आंतरिक, आपसे उदाहरण पूछते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा के स्रोत, है ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों बातें, आंतरिक अभिप्रेरणा के स्रोत और बाहरी अभिप्रेरणा के स्रोत, है ना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के स्रोत में दोस्तों याद रखना आवश्यकता है ना। जैसे मैंने आपको अप्रेरणा चक्र बताया था ना, अप्रेरणा चक्र में मैंने लिखा था आवश्यकता, अंतर्मोद, उद्वेलन, क्रिया, है ना, प्रोत्साहन, फिर उपलब्धि, ये सारी क्या चीज है। अब इसमें से देखें आप, आवश्यकता, अंतर्मोद, है ना, आवश्यकता, अंतर्मोद, प्रोत्साहन, है ना, प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्तियां, है ना, ये सब क्या है दोस्तों, क्या है ये, आंतरिक अप्रेरणा के स्रोत है ना। मतलब इनसे बालक में आंतरिक अप्रेरणा, प्राकृतिक अप्रेरणा उत्पन्न होती है। जैसे आवश्यकता क्या है, आंतरिक वस्तु है। अंतर्मूल क्या है, आंतरिक, अंतर्मूल को क्या कहते हैं, चालक। तो चालक अंतर्मूल क्या है, आंतरिक वस्तु, है ना। प्रोत्साहन क्या है, आंतरिक वस्तु है। इसी प्रकार मूल प्रवृत्ति है ही आंतरिक। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, आंतरिक अप्रेरणा के। आप इस तरह से याद रखें कि जो चीजें हमारे अंदर से पैदा होती है, आवश्यकता कहां से महसूस होती है, अंदर से। भाई किसी चीज की कमी को हम महसूस ही तो करते हैं। आज मेरे पास एक अच्छा सा, बहुत ही महंगा सा, ब्रांडेड पेन नहीं है, मैंने ही तो महसूस किया कि मेरे पास पेन नहीं है, तो कैसा, आवश्यकता कैसी हो गई, आंतरिक हो गई।
तो ये सारे आंतरिक प्रेरणा के स्रोत है ना, याद रखना है हमको। इसी प्रकार से दूसरा आता है बाहरी बाह्य प्रेरणा के स्रोत, बाह्य अभिप्रेरणा के स्रोत। बाह्य प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जितने भी वातावरण की वस्तुएं हैं, है ना, जितने भी हमारी बाहरी जगत की वस्तुएं जिनको हम बाहर से प्राप्त करते हैं, वो सब बाह्य प्रेरणा के स्रोत है। जैसे देखें आप, प्रशंसा, है ना, पुरस्कार, निंदा, दंड, और है ना, ये सारी चीजें क्या है? और लिख सकते हैं आप प्रतिद्वंदता, नवीनता, सहयोग, है ना, प्रतिद्वंदता, नवीनता, सहयोग, सब किसके स्रोत है दोस्तों? ये बाहरी प्रेरणा के स्रोत है। देख ले, पुरस्कार कहां से मिलेगा? कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति देगा। दंड कौन देगा? कोई बाहरी व्यक्ति देगा, है ना। प्रशंसा कौन करेगा? कोई बाहरी व्यक्ति करेगा। तो जो वातावरण मतलब दूसरे लोगों से हमें जो भी चीज मिले वो क्या है? बाहरी प्रेरणा के स्रोत है ना। और जो अंदर से महसूस हो वो क्या है? आंतरिक प्रेरणा के स्रोत है। ठीक है दोस्तों, समझ गए अच्छे से? मैंने आपको समझाया था कि आंतरिक प्रेरणा क्या है। जब हम अपनी इच्छा से, अपने हृदय से, अपने मन से कोई कार्य करें तो उस समय कहां से हमें प्रेरणा मिल रही है? आंतरिक रूप से। और जब दूसरों के दबाव में आकर, प्रभाव में आकर कार्य करें तो बाहरी प्रेरणा। मैंने आपको बता दिया, आवश्यकता, अंतर्मुख, प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्तियां, चालक क्या है? आंतरिक है। और पुरस्कार, दंड, निंदा, प्रशंसा, सहयोग, ये सब क्या है? बाहरी प्रेरणा के स्रोत है। लेकिन दोस्तों बड़ा इजी लग रहा है मेरा पढ़ाना और आपका समझना, पर जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है तो निम्न में से कौन सा बाहरी प्रेरणा का स्रोत है? और उसमें दे दिया उन्होंने एक प्रशंसा। तो ऐसे याद रखना है आपको, है ना। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, समझना कि हमें ये चीज बाहरी व्यक्ति या वातावरण से मिल रही है, ये हमारे स्वयं के अंदर से पैदा हो रही है। स्वयं के अंदर से महसूस हो रही है, आंतरिक है। और दूसरी जगह से पैदा दिया जा रहा है, बाहरी व्यक्ति से, बाहरी वातावरण से, बाहरी प्रेरणा। क्लियर हो गए? आगे बढ़े। अब आज का हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, और दूसरा टॉपिक है दोस्तों अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। अभी तक तो क्या था? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, और अब क्या है? अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, है ना। अभिप्रेरक। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अभिप्रेरक क्या है। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, है ना। और अभिप्रेरक होता दोस्तों मोटिव्स। ये शब्द याद रख लेना आप, तो ये शब्द देखना, मोटिव्स, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। मोटिव्स क्या है? हमारा अभिप्रेरक है ना। अब अभिप्रेरक कहते किसे हैं? अभिप्रेरक क्या है इसको और समझ लें। देखो, अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक या तत्व, अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक तत्व ही अभिप्रेरक कहलाते हैं। अभिप्रेरक को कहते हैं हम दोस्तों प्रेरक। अभिप्रेरक को क्या कहते हैं? प्रेरक, है ना, मोटिव। अभिप्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, सीधा सा है, अर्थ याद रखना। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं ये मैंने पहले बता दिया। अभिप्रेरक क्या है तो आज देख लें। अभिप्रेरणा जिन कारकों से, जिन तत्वों से पैदा होते हैं वो क्या है? प्रेरक। जैसे पहले उदाहरण दिया था मैंने अभी पुरस्कार क्या है? अप्रेरक है। दंड क्या है? अप्रेरक है। इच्छा क्या है? अप्रेरक है। आवश्यकता क्या है? अभिप्रेरक है। चालक क्या है? अभिप्रेरक है। प्रोत्साहन क्या है? अप्रेरक है। उद्दीपक क्या है? अभिप्रेरक है ना। तो ये सारी चीजें
क्या कहलाते हैं, अभिप्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, और है आज का टॉपिक क्या है, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, है ना। तो दोस्तों अभिप्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अभिप्रेरक, दो प्रकार के, है ना। कौन कौन से होते हैं वो दो प्रकार के, पहला शारीरिक, कौन सा प्रकार, शारीरिक, या इसी को हम कहते हैं जैविक अभिप्रेरक, शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक। ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों मनोसामाजिक, है ना, मनोसामाजिक, इसी को हम कहते हैं दोस्तों अर्जित, अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं प्रेरक, दो प्रकार। जैसे अप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाहरी, ऐसे अप्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक जैविक का मतलब आंतरिक, और मनोसामाजिक अर्जित का मतलब बाहरी। ठीक है ना, तो शारीरिक या जैविक और दूसरा अर्जित या बाहरी। बाहरी को हम क्या कह सकते हैं, वातावरणीय, अर्जित या मनोसामाजिक अप्रेरक, दो प्रकार के अप्रेरक होते हैं। अब इनमें से पहला कौन सा है, शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक, शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक क्या होता है, सीधा सा याद रखो कि ऐसे अभिप्रेरक जो बालक को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, जन्म से, है ना। और भाई दोस्तों जो व्यक्ति को जो वस्तु, जो विचार या जो अभिप्रेरक जन्म से प्राप्त होते हैं, उनके लिए एक शब्द आता है क्या, कि ये सार्विक होते हैं, सार्विक होते हैं। सार्विक का मतलब क्या है, सार्वजनिक, यूनिवर्सल, है ना, मतलब जो सभी के लिए, जिसने इस दुनिया में बालक के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है, मानव के रूप में जन्म लिया है, उन सभी को ये अभिप्रेरक हर जगह पर, हर स्थान पर, हर समय में, हर परिस्थिति में, हर जलवायु में, हर समाज में, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक जाति में सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सार्विक अभिप्रेरक या जन्मजात अभिप्रेरक है, शारीरिक अभिप्रेरक। समझ गए, मतलब जो बालक को जन्म से प्राप्त हो, सार्विक हो, सभी के लिए एक समान रूप से प्राप्त हो, वो क्या हो गए दोस्तों, क्या हो गए, शारीरिक, जैविक या जन्मजात अभिप्रेरक, है ना। जैसे अब आपसे उदाहरण पूछते हैं कि कौन से जैविक अभिप्रेरक है, तो सीधे सीधे से याद रखना, जितनी भी हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो सब क्या है, जैविक अभिप्रेरक है। जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, है ना। एक शब्द आता अच्छा, दर्द, दुख, है ना। मलमूत्र त्याग, मलमूत्र त्याग, है ना। काम, काम का मतलब सेक्स, है ना, कार्य नहीं, काम का मतलब सेक्स, काम वासना, काम, ये सब क्या है, हमारे जैविक या शारीरिक अभिप्रेरक है। ठीक है, और ये हमारी मूल प्रवृत्तियां, इन्हीं में हमारे संवेग आते हैं। तो ये सब जो जन्मजात हैं, जो वंशानुगत हैं, वो सब कैसे प्रेरक है, हमारे शारीरिक या जैविक प्रेरक हैं, जो हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता भी है। और ये आवश्यकता क्या है, आंतरिक, अभी अभी मैंने बताया। तो जितनी भी ये आवश्यकता है, जिनको हम शारीरिक आवश्यकता कहते हैं, ये सब क्या है, हमारे शारीरिक अभिप्रेरक है। ठीक है दोस्तों, और अगला हम देखते हैं दूसरा क्या है, शारीरिक या जैविक के बाद दूसरा प्रेरक कौन सा बताया मैंने, मनोसामाजिक, मनोसामाजिक अभिप्रेरक, है ना। मनोसामाजिक या इसी को क्या कहते हैं हम, अर्जित अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, मनोसामाजिक या अर्जित अभिप्रेरक। ये क्या होंगे भाई, जो जन्म से प्राप्त नहीं होते,
जो अर्जित होते हैं, अर्जित कहां से होते हैं? हमेशा वातावरण से, समाज से, समुदाय से, परिवार से। तो ऐसे प्रेरक जो हमारे समुदाय, समाज, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, रिश्तेदारी, मतलब और पूरे वातावरण से जो प्रेरक हमें प्राप्त होते हैं, या जिन्हें हमें प्रयास करके शिक्षण से, प्रशिक्षण से सीखना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, जिनको हमें सीखने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, ऐसे प्रेरक क्या कहलाते हैं? अर्जित प्रेरक या मनोसामाजिक प्रेरक। ठीक है दोस्तों, जैसे अब इसको उदाहरण देते हैं, शारीरिक जैविक प्रेरक कौन कौन से हैं? इसमें कई प्रेरक आते हैं, जैसे उपलब्धि प्रेरक, है ना। तो देखा दोस्तों, आपने देखें कि तो मनोसामाजिक प्रेरक कौन कौन से हैं, है ना। तो मैंने आपको लिख भी दिया, देखें उपलब्धि प्रेरक। इसको मैं आपके टॉपिक भी अलग से टॉपिक है ना। अब मैंने बताया था आपको आते ही मैकिलीलैंड का उपलब्धि प्रेरणा। तो उपलब्धि प्रेरक अभी कैसा प्रेरक है? बाहरी है। उपलब्धि किसे कहते हैं? जो हम वातावरण से प्रयास करके, सीख करके प्राप्त करते, अचीवमेंट। ये जन्मजात थोड़ी है ना, वातावरणीय है। तो उपलब्धि प्रेरक। ऐसे संबंध प्रेरक, फिर शक्ति या सत्ता प्रेरक, जिज्ञासा एवं अन्वेषण प्रेरक। अब बहुत अच्छा शब्द है, जिज्ञासा या अन्वेषण कैसा है? ये वातावरणीय है। वातावरणीय मतलब बाहरी प्रेरक, है ना। आत्मसिद्धि प्रेरक। अब आत्मसिद्धि को मैं बताऊंगा आज इसी वीडियो में, जब मैं आपको मैस्लो पढ़ाऊंगा कि आत्मसिद्धि भी एक हमारी वातावरणीय उपलब्धि है, एक अर्जित उपलब्धि है ना। आत्मसिद्धि प्रेरक। चिंता हास प्रेरक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चिंता हास, देखो चिंता तो जन्मजात है ना, और चिंता हास मतलब चिंता को खत्म करना, ये क्या है? वातावरणीय है, बाहरी है। याद रखना इस चीज को, है ना। तो चिंता नहीं है, चिंता हास। चिंता जन्मजात है और चिंता हास वातावरणीय है, या चिंता हास एक बाहरी प्रेरक है, ठीक है ना, या मनोसामाजिक प्रेरक। फिर आक्रमणशीलता प्रेरक। ये भी आक्रमणशीलता मतलब जैसे क्रोध होता है और क्रोध के परिणाम स्वरूप आक्रमणशीलता आती है हमारे अंदर, तो ये भी वातावरणीय है। और अनुमोदन अभिप्रेरक। अनुमोदन क्या है? दूसरे की बात को स्वीकार करना, है ना, या दूसरे की बात को या दूसरे के विचारों को समर्थन देना, क्या है? अनुमोदन है ना। तो ये भी क्या है? बाहरी प्रेरक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके दो प्रकार के प्रेरक थे। पहला जन्मजात या शारीरिक या जैविक प्रेरक, दूसरा मनोसामाजिक या इसी को कहते हैं अर्जित या वातावरणीय प्रेरक। ठीक है, सीधा सा ये भी, बस इनको थोड़ा उदाहरण जरूर आप याद रखना, बाकी समझने के लिए इसमें बस इतना से याद रखना, जो हमें वंशानुगत रूप से, जन्मजात रूप से प्राप्त हो, वो आंतरिक प्रेरक हो गए या शारीरिक प्रेरक हो गए, और जिसे हमें प्राप्त करना पड़े आकर वातावरण में जन्म के बाद बालक जब वातावरण में, समाज में आता है, और समाज से, परिवार से, पड़ोस से, मित्र मंडली से, रिश्तेदारी से, विद्यालय से, इसको या शिक्षकों से जिन चीजों को हम प्राप्त करते हैं, वो कैसे प्रेरक हैं? मनोसामाजिक प्रेरक, ठीक है, या अर्जित प्रेरक। ठीक है दोस्तों, ये आपका अप्रेरकों के प्रकार थे। और अप्रेरक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अप्रेरक कहते हैं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक या तत्वों को क्या कहते हैं? अभिप्रेरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे इनको। अब हम आज के तीसरे प्रेरणा के तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, और वो आपका अलग से है, अभिप्रेरणा में भी आता है और अप्रेरणा के बाहर भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों, और उसका नाम है उपलब्धि अभिप्रेरक या उपलब्धि अभिप्रेरणा, है ना। उपलब्धि अभिप्रेरणा,
ठीक है। और उपलब्धि और प्रेरणा को हम, और उपलब्धि को क्या कहते हैं, और उपलब्धि को निष्पत्ति, है ना, निष्पत्ति अभिप्रेरणा, ठीक है, मतलब अचीवमेंट, अचीवमेंट मोटिवेशन, है ना, अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा। कौन है इसके जनक दोस्तों, है ना, बस इतना सा कम से कम याद रखना। उपलब्धि अभिप्रेरणा के जनक कौन है, मैकक्लेलैंड। कौन है, मैकक्लेलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा के जनक कौन है, मैकक्लेलैंड, ठीक है। कब दिया था मान लो पूछ ले तो याद रखना 1975 ईस्वी में दिया था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है ना। उपलब्धि आप जानते हैं, पहली बात तो उपलब्धि हमेशा बाहरी होती है, वातावरणीय होती है, और बाहरी वस्तु को हमें अर्जित करना पड़ता है, मतलब हमें प्राप्त करना पड़ता है। दोस्तों अर्जित क्या है, जिस वस्तु को हमें समाज से छीनना पड़े, प्राप्त करना पड़े, वो क्या है, हमारा अर्जित है। जैसे आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये कोई जन्मजात थोड़ी है, ये इच्छा तो हमारी अर्जित है, वातावरणीय है। अब समाज या सरकार आपको शिक्षक पद जनरली तो दे ही नहीं रहा, है ना, क्या आकर के डाल दिया आपकी झोली में, क्या करना पड़ रहा है हमें इस सरकार से, समाज से इस शिक्षक पद को छीनना पड़ रहा है। लाखों विद्यार्थियों में से हमें हमारे पद के लिए प्रयास करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो शिक्षक पद प्राप्त करना क्या हो गया, अर्जित हो गया। और इसी अर्जित को हम क्या कहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अब समझे आप थोड़ा सा उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। उपलब्धि अभिप्रेरणा मतलब जिससे बालक ऐसी अपना लक्ष्य जिसे बालक समाज से प्राप्त करना चाहता है, वो क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है दोस्तों। क्या कहता है मैकक्लेलैंड कि उपलब्धि अभिप्रेरणा एक ऐसा अप्रेरक है जिससे प्रेरित होकर, क्या कहा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा एक ऐसा अभिप्रेरक है जिससे प्रेरित होकर बालक समाज से कोई चीज प्राप्त करना चाहता है ना। और क्यों प्राप्त करना चाहता है, ताकि वह उस समाज में सम्मान प्राप्त कर सके, उस समाज में अपना एक उचित स्थान प्राप्त कर सके, या उस समाज में वो व्यक्ति अपनी एक पहचान प्राप्त कर सके। इसलिए वह व्यक्ति जब समाज से कोई वस्तु को अपने सम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए, या एक कोई विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्राप्त करना चाहता है, वह प्रेरक कौन सा होता है, उपलब्धि अभिप्रेरक होता है, ठीक है। अर्थात अब एक शब्द दे रहा हूं मैं आपको, और उस शब्द में पूरा उपलब्धि अभिप्रेरक है। वो क्या है, उत्कृष्टता को प्राप्त करना, उत्कृष्टता को प्राप्त करना, है ना, क्या है, उत्कृष्टता को प्राप्त करना ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उत्कृष्टता मतलब सर्वोच्चता, मतलब जब बालक समाज में अपने आप को सर्वोच्च बनाना चाहता है, उस समय उसमें कौन सी प्रेरणा आती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा आती है, ठीक है। अब दोस्तों एक और बात सुन लें कि उपलब्धि अभिप्रेरणा में दो प्रकार से बालक प्रभावित होता है। एक तो मैंने बता दें, आ गया आपको, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, मनोसामाजिक है, मनोसामाजिक अभिप्रेरक है ना। अब ये मनोसामाजिक का मतलब वातावरणीय है, जिसे हम अर्जित करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखें कि एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि एक तो बालक उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, है ना, ये उसकी इच्छा है। और एक वो उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले
दंड से बचने के लिए या दूसरों की निंदा से बचने के लिए, दोनों में ही वो प्रेरित होता है और कोशिश करता है किसी उपलब्धि को अर्जित करने की। ठीक है, लेकिन यह याद रखना, चाहे वो दंड से बचने के लिए कार्य करे या फिर सर्वोत्त या ज्ञान उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कार्य करे, कौन सी अप्रेरणा होगी वो उसकी उपलब्धि अप्रेरणा। ठीक है, समझ गए उपलब्धि अप्रेरणा क्या है? एक ही शब्द में उत्कृष्टता को, सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए बालक जब कोई उपलब्धि प्राप्त करता है, वो कौन सी प्रेरणा है? उपलब्धि प्रेरणा है। किसने दिया? मैक्लेलैंडर ने दिया। अब दो तीन बातें और कि उपलब्धि अप्रेरणा, ये उपलब्धि अप्रेरणा से अप्रेरित बालक की विशेषताएं क्या है? दोस्तों, पहली विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नहीं सोच सकते कि क्या ये विशेषता हो सकती है। वो क्या है दोस्तों? याद देखें, क्या कि उपलब्धि अप्रेरित बालक कभी भी उच्च स्तरीय कठिन कार्य नहीं करते। क्या बोला मैंने? कि उपलब्धि अप्रेरित बालक कभी भी उच्च स्तरीय कठिन कार्य नहीं करते। तो कैसा कार्य करते हैं? इसमें याद रखना, मध्यम स्तर या इसी को हम कहते हैं साधारण स्तर का कठिन कार्य एवं चुनौती को स्वीकार करते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहचान, उपलब्धि अप्रेरित बालक की ये बहुत बड़ी पहचान है। ये कभी भी बहुत ज्यादा कठिन कार्य को हाथों में नहीं लेते। अब क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनको क्या चाहिए? उच्चता चाहिए, उत्कृष्टता चाहिए, है ना। ये चाहते हैं कि मुझे समाज में उच्च सम्मान चाहिए, और यदि मैंने बहुत ज्यादा कठिन कार्य अपने हाथों में ले लिया तो उसको मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी, उत्कृष्टता या सम्मान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आता है तो किस उपलब्धि प्रेरक बालकों का जो कठिनाई स्तर होता है वो कौन से स्तर का होता है? वो होता है मध्यम स्तर या साधारण स्तर का। मतलब निम्न स्तर भी नहीं, लेकिन उच्चतम स्तर भी नहीं। कौन सा स्तर? मध्यम या एक साधारण स्तर का। साधारण स्तर की चुनौती को ये अपने हाथों में लेते हैं और फिर उसके लिए जी जान लगा करके मेहनत करते हैं। तो ये बड़ी पहचान है इसकी। ऐसा लगेगा कि उपलब्धि अप्रेरित बालक तो कठिनाई स्तर उसका उच्च होता होगा, लेकिन नहीं, है ना। ये बालक मध्यम स्तर के कार्य को हाथों में लेते हैं क्योंकि इनको सफलता चाहिए, इनको उपलब्धि चाहिए, है ना। और उपलब्धि प्राप्त करने के लिए ही ये ऐसे कार्य को हाथों में लेते हैं। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इनकी उपलब्धि स्तर के बालकों की दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों? कि यदि इनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो लक्ष्यों को बदलने में भी ये बिल्कुल हेजिटेट या हिचकिचाहट नहीं रखते। मतलब यदि लक्ष्य इनको प्राप्त नहीं हो रहा है तो तुरंत अपने लक्ष्य को ये बदल लेते हैं। अब क्यों बदल लेते हैं? क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है कि मुझे उपलब्धि चाहिए, मुझे समाज में सम्मान चाहिए। इसलिए दूसरी विशेषता है इनकी कि लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर ये अपने लक्ष्य को तुरंत बदल लेते हैं, है ना। तो लक्ष्य को बदल लेना, लक्ष्य को बदल लेना इनकी पहचान है उपलब्धि प्रेरित बालकों की। और तीसरी और विशेषता याद रखना दोस्तों, क्या है? बहुत ये भी अच्छी विशेषता है तीसरी भी, निष्पादन का
जांच करते रहना। तीसरी विशेषता है निष्पादन की जांच करते रहना। निष्पादन मतलब कि ये बालक जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के परिणाम क्या आ रहे हैं, उन परिणामों की जांच, उन परिणामों का पता ये बालक समय समय पर लेते रहते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि कार्य इन्होंने शुरू कर दिया और फिर लास्ट में देखेंगे कि परिणाम क्या आया। नहीं, ये बालक कार्य करते समय ही अपने निष्पादन की या कार्य की जांच करते रहते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं, मुझे सफलता मिल रही है या नहीं। यदि इनको लगता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो तुरंत ये उस कार्य को बंद करके कोई दूसरा उद्देश्य, दूसरा लक्ष्य, दूसरा टारगेट, दूसरा टास्क अपने हाथों में ले लेते हैं। तो तीन इनकी बहुत बड़ी पहचान है ना। पहली पहचान तो क्या हो गई कि मध्यम स्तर का कार्य अपने हाथों में लेते हैं। दूसरी पहचान क्या हो गई कि लक्ष्य को बदल लेते हैं। और तीसरी पहचान क्या हो गई कि निष्पादन की जांच समय समय पर करते रहते हैं। यह है दोस्तों आपका उपलब्धि अप्रेरणा जो मैकलेलैंड ने दिया था, ठीक है ना। तो दो ही बातें इसमें मैंने बताई कि तो उपलब्धि अप्रेरणा क्या है ना। तो सीधा से याद रखना, उत्कृष्टता को प्राप्त करने की इच्छा ही क्या है, उपलब्धि अप्रेरणा, है ना। या सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, या समाज में एक उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा, उपलब्धि अप्रेरणा, है ना। और दूसरा क्या है, उपलब्धि अप्रेरणा के बालकों की पहचान। ये तीन पहचान है इनकी कि एक तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि मध्यम स्तर के कार्य को हाथ में लेते हैं या मध्यम स्तर की चुनौती को हाथ में लेते हैं। दूसरा, लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ये कब बदलेंगे, लेकिन ये याद रखना, कब बदलेंगे, जब उनको अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो ये दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। और तीसरा क्या बताया, निष्पादन की समय समय पर जांच करते रहते हैं। तीन आपकी उपलब्धि अप्रेरणा की पहचान। क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। और अगला टॉपिक मेरा जो आपका इसमें आ रहा है वो क्या है, मैस्लो, है ना। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, है ना, महत्वपूर्ण है। समय सर हर जगह साइकोलॉजी में इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो का, जिसके कई नाम है सिद्धांत के, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, है ना। इसके और नाम भी है, जैसे एक नाम है इसका आत्म सिद्धि। क्या नाम है इसी का, आत्म सिद्धि का सिद्धांत, है ना। एक नाम और है इसी का स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, ठीक है। किसने दिया, अब्राहम मैस्लो। पूरा नाम पूछ ले तो अब्राहम एच मैस्लो। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, या इसी का नाम है आत्म सिद्धि का सिद्धांत, या इसी का नाम है स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या कहता है मैस्लो, नाम से देखें, आवश्यकता पदानुक्रम, मतलब मैस्लो ये कहता है, एक एक शब्द को याद रखना कि व्यक्ति के जीवन में 5 आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता बताइए, मैस्लो ने व्यक्ति की 5 आवश्यकता, है ना, 5 आवश्यकता। पहली बात, और इन 5 आवश्यकताओं को मैस्लो ने एक पदानुक्रम दिया है। क्या दिया है, पदानुक्रम दिया है। पदानुक्रम का मतलब कि जिस आवश्यकता की उसे कम जरूरत है, आवश्यकता तो है लेकिन उसका महत्व कम है ना। पदानुक्रम मतलब पद के अनुसार क्रम देना,
महत्व के अनुसार क्रम देना। तो पद के महत्व के अनुसार उन 5 आवश्यकताओं को मैस्लो ने एक क्रम दिया है। वो क्रम कैसे दिया है? नीचे से ऊपर की ओर, है ना, तल से टॉप की ओर, उच्च से निम्न नहीं, निम्न से उच्च की ओर 5 आवश्यकताओं को मैस्लो ने महत्व दिया है। तो पहली बात तो याद रखना कि कितनी आवश्यकता बताई है? 5, है ना, और 5 आवश्यकताओं को महत्व के अनुसार निम्न से उच्च की ओर एक पद दिया है, और उसको मैं आपको डायग्राम के रूप में बता रहा हूं दोस्तों। क्या है वो 5 आवश्यकताएं? बस उन 5 आवश्यकताओं को अब याद रखना। ये मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत है, आवश्यकता पदानुक्रम, है ना, 5 है। निम्न से उच्च की ओर है, ध्यान रखना। सबसे नीचे तल में निम्नतम स्तर पर कौन सी आवश्यकता को लिया है मैस्लो ने? शारीरिक, शारीरिक, या इसी को कहते हैं जैविक, है ना। बस ये क्रम याद रखना आप, शारीरिक या जैविक आवश्यकता पहले, है ना। फिर दूसरी क्या है? पहली तो हो गई शारीरिक या जैविक आवश्यकता। अभी शारीरिक या जैविक आवश्यकता कौन कौन सी ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इन 5 को क्रम से याद रखें, नीचे से ऊपर। पहली शारीरिक या जैविक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। तीसरी सम्मान की प्रेम, प्रेम या आत्मीयता, प्रेम या आत्मीयता की आवश्यकता, है ना। और चौथी सम्मान, सम्मान की आवश्यकता, है ना। और 5वीं जो इस नाम से दिया है आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये 5 आवश्यकताएं मैस्लो ने बताई, ठीक है। 5, 4, 3, 2 और 1, नीचे से ऊपर। क्लियर हो गया? कैसे चलेगा ये? निम्न से उच्च की ओर, ये डायग्राम बस आप याद रखना, है ना। और इन 5 संख्या याद रखना, 5 है, और कौन कौन सी है? 5 को क्रम से याद रखना भाई, क्योंकि 5 तो सबको याद हो जाएंगी, है ना। जैविक आवश्यकता या इसी को शारीरिक आवश्यकता कहते हैं, इसके बाद सुरक्षा, इसके बाद प्रेम, फिर सम्मान, और उसके बाद आत्मसिद्धि हो जाएंगे यार। लेकिन क्रम मत भूलो, तो क्रम पूछते हो क्वेश्चन में आपसे, ठीक है। अब देखते हैं कि शारीरिक और जैविक आवश्यकता में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो भाई सीधा याद रखना, हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए या हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए जिन जिन आवश्यकताओं की हमें जरूरत है, वस्तुओं की आवश्यकता है, वो शारीरिक आवश्यकता। जैसे हमारी जितनी भी, मैंने 2-3 बार आ गया, भूख, प्यास, नींद, विश्राम, थकान, काम वासना, मलमूत्र त्याग, दर्द, ये सब, दर्द मतलब दुख, ये सब क्या है? हमारी जैविक आवश्यकता है। और दोस्तों मैस्लो ये कहता है कि पहली आवश्यक, याद रखना उसका कथन, कि पहली एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर ही व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश करता है। हम दूसरे स्तर की आवश्यकता पर कब पहुंचते हैं? जब हमें पहले स्तर की आवश्यकता प्राप्त हो जाती है, वरना हम दूसरे की सोचते ही नहीं। इसीलिए तो पदानुक्रम है कि जैसे बालक दुनिया में आएगा, सबसे पहले वो किसकी पूर्ति करना चाहेगा? भूख की, प्यास की, निद्रा की, थकान की, काम वासना की, मलमूत्र त्याग की। ये उसकी दैनिकचर्या की चीजें हैं,
जिनको वो प्राप्त करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैस्लो ने? एक आवश्यकता पूरी होने पर ही व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की सोचता है। जैसे अब देखो, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हर व्यक्ति करना चाहता है। जैसे ही उसे भूख का मतलब उसे खाने पीने की सुविधा प्राप्त हो जाए, है ना, या उसे अच्छा व्यवसाय मिल जाए, अच्छा रोजगार मिल जाए। भूख का मतलब यही तो है, रोजी रोटी कमाना, है ना। रोजी रोटी का उसके पास हो गया इंतजाम, फिर वो किसकी सोचेगा? सुरक्षा की। अब सुरक्षा कैसी? सुरक्षा क्या है? ये शारीरिक, भौतिक, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा। शारीरिक मतलब अपने शरीर की सुरक्षा, भौतिक मतलब अपने पास जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं क्या? शारीरिक आवश्यकता में जो वस्तुएं प्राप्त की, जैसे नौकरी प्राप्त कर ली। अब हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन सुरक्षित रहनी चाहिए। एक उदाहरण दे दूंगा, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में अंतर क्या है? पैसा तो प्राइवेट नौकरी में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति समाज का कहाँ दौड़ रहा, किसी को दौड़ रहा है? सरकारी नौकरी की ओर। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी एक बार प्राप्त हो गई, हमेशा के लिए सुरक्षित है। अब प्राइवेट नौकरी कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी छिन सकती है। जैसे हो रहा है, तो कार का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन का, आप सुन रहे होंगे रोजाना कि प्राइवेट शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं। नौकरी तो लगी उनकी प्राइवेट के रूप में, निजी के रूप में, लेकिन बेरोजगार हो गए, छिन गई। सरकारी शिक्षकों पर कोई प्रभाव नौकरी पर नहीं पड़ा। यह है सुरक्षा। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे जो रोजगार के साधन मिले या जो मेरी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के साधन मिले, वो हमेशा सुरक्षित रहने चाहिए। ये दूसरी आवश्यकता। इसलिए हर व्यक्ति चाहता कानून का पालन हो, कानून बने, नियम बने, संविधान में संशोधन हो, है ना, पुलिस प्रशासन सतर्क रहे, ये न्यायालय की न्याय व्यवस्था अच्छी हो। सब किस में आते हैं? सुरक्षा की आवश्यकता में। ठीक है। तीसरा देखें, अब जब उसे सुरक्षा मिल जाती है, फिर अगली तीसरी आवश्यकता महसूस करता है वो प्रेम या आत्मीयता। मतलब दूसरों से प्रेम प्राप्त करना और दूसरों से प्रेम करना, है ना। वह स्वयं भी सोचता है कि मैं दूसरों से आत्मीयता रखूं, लेकिन ये भी चाहता है कि दूसरे भी मुझसे प्रेम करें। और जब प्रेम और आत्मीयता उसे प्राप्त हो जाती है, फिर चौथी आवश्यकता में पहुंचता है वो सम्मान की आवश्यकता। सम्मान, समाज से सम्मान प्राप्त करना और समाज को सम्मान देना। स्व सम्मान मतलब आत्मसम्मान और दूसरों से सम्मान। आत्मसम्मान मतलब अपना स्वयं का स्वयं से सम्मान, और दूसरों का सम्मान मतलब दूसरों को सम्मान देना, और दूसरों से सम्मान मतलब दूसरों से सम्मान प्राप्त करना, इज्जत प्राप्त करना। ये है सम्मान का। और अंतिम उच्चतम सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता क्या है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। निम्नतम तो क्या हो गई? शारीरिक, और उच्चतम आत्मसिद्धि की आवश्यकता, है ना। और इसी के नाम पर इस सिद्धांत का नाम है आत्मसिद्धि का सिद्धांत। आत्मसिद्धि मतलब अब व्यक्ति ने दुनिया में, समाज में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब वो दूसरों को देना चाहता है। वैज्ञानिक क्या है? हमेशा दूसरों को देते हैं, है ना। तो सृजनात्मकता, रचनात्मकता, दूसरों के लिए कार्य करना, क्रियाशील बनना, समाज सेवा करना, सब किसमें आते हैं? आत्मसिद्धि की आवश्यकता में। तो दोस्तों, इस तरह से मैस्लो आवश्यकता के सिद्धांत को निम्न से उच्च की ओर ले जाता है ना। टॉप टू बॉटम जाता है, याद रखना। सॉरी, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप जाता है, याद रखना। बॉटम टू टॉप जाता है। ये आपका मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत, ठीक है।
और लास्ट में दोस्तों आज मैंने एक टॉपिक और लिया था छोटा सा, वैसे मैं समझ रहा हूँ शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन चूंकि अभिप्रेरणा एक अच्छा इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका अभिप्रेरणा में से कुछ भी ना छूटे। और दोस्तों बस एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं, अभिप्रेरणा की प्रकृति, है ना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज के इस टॉपिक को वीडियो सुनने के बाद, 2 बार वीडियो सुनने के बाद पीडीएफ, प्लीज पीडीएफ जरूर पढ़ें, क्योंकि पीडीएफ के नोट्स में आपको बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें पढ़ने को, समझने को मिलेंगी, है ना। तो उसको जरूर पढ़ना। कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि मेरे लेक्चर के बाद पीडीएफ को अच्छे से पढ़े, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि मेरे लेक्चर को बालक सुने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर को अच्छे से सुने और उसके बाद पीडीएफ को जरूर पढ़ना, ठीक है। तो लास्ट में मेरा टॉपिक आज का क्या है, अभिप्रेरणा की प्रकृति। अभिप्रेरणा की प्रकृति, बस क्या है। जो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ प्रेरणा के बारे में, इनमें से क्वेश्चन पहले आ चुका है। सबसे पहला तो आप याद रखेंगे खास तौर से कि अभिप्रेरणा एक भावात्मक तत्व है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभिप्रेरणा एक भावात्मक, कैसा तत्व है ये, भावात्मक तत्व है ना। याद रखना, मतलब ये ना संज्ञानात्मक है, ना ज्ञानात्मक है, ना मानसिक है। कैसा तत्व है ये, भावात्मक तत्व है ना। क्यों है, देखो आप कि अभिप्रेरणा से हमारे अंदर उद्वेलन पैदा होता है। उद्वेलन मतलब उत्तेजना पैदा होती है, और उत्तेजना पैदा होने के बाद ही हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं। उत्तेजना क्या है, भावात्मक स्थिति, ठीक है ना। तो याद रखना, बार बार बता रहा हूं, अभिप्रेरणा एक भावात्मक तत्व, इमोशनल फैक्ट है अभिप्रेरणा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, बस 2-3 बातें हो रहे हैं। अभिप्रेरणा भावात्मक तत्व, इसके बाद अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा का जन्म कोई आवश्यकता से होता है ना। ये तो आपको अप्रेरणा चक्र में भी आ गया। अप्रेरणा चक्र का प्रारंभ कहां से हो रहा है, आवश्यकता से हो रहा है। अप्रेरणा का पहला तत्व क्या है, आवश्यकता। मतलब आवश्यकता जब हमें महसूस होती है तो ही हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो अप्रेरणा का आवश्यकता तो क्या हो गया, आवश्यकता। और तीसरी बात एक और है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है, क्रियाशील रखती है जब तक उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, है ना। गुड़ ने भी कहा कि परिभाषा में आपको पहले बता चुका हूं। गुड़ ने क्या कहा है कि अप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है ना। तो नियमित रखने की मतलब जब तक अप्रेरणा व्यक्ति को क्रियाशील रखती है तब तक उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये इसको कह रहा है कि अप्रेरणा व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, ठीक है। और चौथा लास्ट है ना, सुपर वाक्य है। क्या है, मैंने आते ही बताया कि अभिप्रेरक चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो, लेकिन अभिप्रेरणा शक्ति हमेशा आंतरिक होती है ना। तो बस ये क्या, अभिप्रेरणा शक्ति हमेशा
आंतरिक होती, आंतरिक होती। दैट्स ऑल। और दोस्तों लंबा वीडियो हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आगे और लास्ट में वही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें, और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।